हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्यारेस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पर्यावरणीय समस्याओं और उसके समाधान के विषय में। दोस्तों पिछले लेक्चर में भी हमने इससे जुड़ी हुई समस्याओं को देखा था। पर्यावरण क्या है और पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार कौन से होते हैं, प्रदूषक किसे कहते हैं, कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, उनका समाधान किस प्रकार से करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज उसी के सेकंड पार्ट के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, क्योंकि ये भी प्रदूषण के ही कारण हो रहा है। ये जो सारी चीज़ें हैं हम उसी का परिणाम मान करके चलते हैं। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, हरित ग्रह प्रभाव है यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसके बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे ओजोन क्षरण के विषय में। साथ ही हम बात करेंगे जो भी अपने पर्यावरण को लेकर के सम्मेलन हो चुके हैं उनके विषय में अपने बात करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आज अपने इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। या तो आपसे पर्यावरण के प्रकार और उनमें से कोई प्रश्न पूछता है, प्रदूषण के प्रकार उनमें से पूछ लेता है, लेकिन संभावना ये रहती है कि इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। तो दोस्तों ये आपके यूनिट नंबर 6 का टॉपिक है। यहाँ अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, वायुदाब, पवनें, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, सूर्य चंद्र ग्रहण, पृथ्वी के जलवायु कटिबंध, जैवमंडल को तो अपने पहले ही पढ़ चुके थे। ये सारे टॉपिक अपने नए लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम इस यूनिट के जो अंतिम टॉपिक है उसके अंतिम लेक्चर के विषय में बात करने वाले हैं। फिर अपनी ये 6 यूनिट खत्म हो जाएगी, यानी 6 यूनिट का लगभग अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर थोड़ा सा मैटर अभी छोड़ा हुआ है 1885 से लेकर के 1919 तक का, क्योंकि इससे आगे का तो अपने कर ही चुके थे, तो ये अपने थोड़ा बाद में देखेंगे क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है। पहले हम एक देखिए बड़े तौर पर सिलेबस को समेट लेते हैं, फिर अपने बाकी जो चीज़ें हैं उन पे भी आएंगे। उम्मीद करता हूं जनवरी में आपका जो सारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों यहाँ हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, अम्लीय वर्षा हम किसे कहते हैं। दोस्तों सामान्यतः वर्षा अम्लीय ही होती है, क्योंकि जो वर्षा है क्लियर रेन जिसको अपने बोलते हैं, उसका पीएच जो होता है वो 6 होता है। और पीएच से हम क्या समझते हैं दोस्तों, तो पीएच होता है एक पैमाना जो ये बताता है कि किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ की जो प्रकृति है वो अम्लीय है या क्षारीय है। 7 इसका एक तटस्थ बिंदु होता है। अगर किसी का पीएच 7 से कम है तो हम ये समझेंगे कि वो पदार्थ कैसा है, अम्लीय है। अगर 7 से ज़्यादा है, जैसे 8, 9, 10 हुआ, तो फिर हम क्या समझेंगे कि वो जो पदार्थ है वो कैसा है, वो क्षारीय प्रकृति का है दोस्तों। तो इसका जो पीएच है वो 6 तक तो होता ही है, तो फिर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इतना ज़्यादा अपने लिए नुकसानदायक नहीं होगा। लेकिन जब इसका पीएच बहुत कम हो जाए और घट करके 4 के आसपास ही रह जाए दोस्तों, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये बहुत ही घातक है हमारे लिए, पर्यावरण के लिए, न केवल जीव जंतुओं के लिए बल्कि इमारतों के लिए भी ये घातक हो सकता है। क्योंकि ये देखिएगा सीधा जो है रिएक्शन करता है, जिस पदार्थ पे ये पड़ेगी अम्लीय वर्षा उस पदार्थ से रिएक्शन करती है और उसको खराब करने का कार्य करती है दोस्तों। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट गैस जो अपने मानते हैं वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड, जो हमें सबसे ज़्यादा खराब करती है। तो कैसे हो सकती है अम्लीय वर्षा? अम्लीय वर्षा यानी अम्लीयता का बढ़ जाना वर्षा के जल में जो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो हमारे प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं और एक मानव जनित भी है। प्राकृतिक तो हमारे हाथ में है नहीं, जैसे हमने कहा पेड़ पौधों से भी, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट लें तो देखिएगा जो ज्वालामुखी आते हैं तो वहां से भी निकलती हैं, लेकिन उसका प्रभाव इतने व्यापक स्तर पे नहीं होता जितना मानव जनित है। क्योंकि जो मोटर व्हीकल है इनसे निकलने वाला धुआं है, या फिर सबसे ज़्यादा हम कहें जो औद्योगिक क्रियाएं हैं, औद्योगिक क्रियाओं से जो धुआं निकलता है वो कहीं ज़्यादा देखिए घातक होता है दोस्तों। कार्बन की मात्रा उसमें बढ़ती है दोस्तों, जिसमें उद्योगों में हम विशेषता लें CO2 हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई अपनी, और सल्फर डाइऑक्साइड हो गई अपनी, इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड हो गई अपनी। तो ये जो गैसें हैं वो वायुमंडल में, जो हमारी जलवाष्प है, वायुमंडल में क्या है दोस्तों, जलवाष्प है, वर्षा का जल है, उसके साथ में मिलती है तो इसको अम्लीय अवस्था में ले आती है, और जब ये धरती पर गिरती है तो काफ़ी हमें नुकसान पहुंचाती है। तो ये जो गैसें हैं ये उद्योगों से निकलती हैं, उद्योगों के अंदर अपने इसको सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। तो मानव जनित कारक थोड़े से ज़्यादा हानिकारक है, उन्हें ही हमें रोकने की आवश्यकता होती है।
इसे समझ लेते हैं कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। विभिन्न उद्योगों की विविध उत्पादन क्रियाओं से निकले कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैसें हैं वो वायुमंडल में जलवाष्प और बारिश के पानी के साथ मिलकर के अम्लीय अवस्था में आ जाती हैं। ये अम्ल की मात्रा को बढ़ा देती हैं। ऐसी वर्षा यानी वह वर्षा जिसके पानी में ये गैसें मिल जाती हैं वही अम्लीय वर्षा कहलाती है। दोस्तों बड़ी सिंपल सी भाषा में हम इसको समझ सकते हैं कि ऊपर जिन गैसों के विषय में हमने बात की है, यदि किसी वर्षा के पानी में ये गैसें मिल जाएंगे तो वो अम्लीयता की मात्रा को बढ़ा देगी, जिसे हम अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसके बाद में दोस्तों देखिएगा हमने क्या कहा, अम्लीय जो वर्षा है उससे संबंधित जल का पीएच कितना हो सकता है, 5 से 2.5। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि अम्लीय जो वर्षा है उसका पीएच कितना होता है। 5 से लेकर के 2.5 तक इतना कम हो सकता है, क्योंकि जितना कम होगा उतना ही अम्लीयता की मात्रा बढ़ती है। आपसे यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें, तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, इनको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पीएच कितना होता है तो 5 से 2.5 तक हो सकता है। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से अच्छे बनते हैं। अम्लीय वर्षा में क्या होगा दोस्तों, हाइड्रोजन आयनों का स्तर ऊंचा हो जाएगा, तभी तो अम्लीय होगी दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में हम समझ लेते हैं अम्लीय वर्षा के कारण क्या हैं, कैसे होती है। दोस्तों अम्लीय वर्षा एक ऐसी वर्षा होगी जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा करवाने का मुख्य कारण होगा। वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में देखिएगा जब सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसें हैं ये छोड़ी जाएं और ये गैसें क्या करेंगी, पानी से मिलेंगी और पानी से मिलने के बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती हैं। दोस्तों 2 गैसों की हमने यहाँ पर बात की है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड का जब श्रावण किया जाए, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में छोड़ी जाए तो ये जल से प्रतिक्रिया करती है और जल से प्रतिक्रिया करने के बाद में ये अम्लों का निर्माण करती है। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का देखिए जब निर्माण होता है तो वायुमंडल में जो है अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाएगी और उससे जो वर्षा होगी उसे ही हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत घातक होती है न केवल जीव जंतुओं के लिए बल्कि हमारी बिल्डिंग्स के लिए भी। तो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड छोड़े जाने के कारण क्या है, स्रोत क्या है, ये हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने समझ लिया सल्फर डाइऑक्साइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ही एक मुख्य कारण अपने कह सकते हैं अम्लीयता बढ़ाने का। तो सल्फर डाइऑक्साइड छोड़े जाने के स्रोत कौन कौन से हैं, किन किन कारणों से आ सकती है। तो एक तो ऑटोमोबाइल और स्वचालित जो हमारे वाहन है यानी कार, मोटरसाइकिल, जो भी बस वगैरह हैं उनसे आएगा। दूसरा कोयला आधारित तापीय विद्युत ग्रह हैं वहां से आएगा। खनिज तेल की शोधनशालाएं हैं वहां से आता है। इसके अलावा जीवाश्मीय ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और लकड़ी जो है ये जीवाश्मीय ईंधन में आते हैं, इनसे भी बढ़ता है। दोस्तों ये सारे के सारे क्या हैं, सल्फर डाइऑक्साइड छोड़े जाने के स्रोत हैं। इसके अलावा देखिएगा ताप शक्ति ग्रह की अगर हम बात करें तो जहां बिजली उत्पन्न करने के लिए भारी मात्रा में कोयला जलाया जाता है दोस्तों, तो इसके कारण भी क्या होता है, कार्बन की मात्रा बढ़ती है और देखिए इन गैसों की मात्रा भी बढ़ती है और जो वर्षा है वो कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। दोस्तों आगे दोस्तों हम बात करें कि इसके प्रभाव क्या हैं, इसके इफेक्ट क्या हैं, हमें मानव जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है। तो सबसे पहली बात कि अम्लीय जल के प्रभाव से मिट्टी में भी क्या होगी दोस्तों, अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाएगी और साथ ही साथ मिट्टी के जो खनिज और पोषक तत्व हैं वो भी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अगर खनिज और पोषक तत्व ही नहीं रहे तो मिट्टी में कैसी उत्पादकता यानी मिट्टी की उत्पादकता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इनडायरेक्ट रूप से मिट्टी की उत्पादकता कम करने में ये क्या है, जिम्मेदार कारक मान के चलते हैं। दूसरी बात, अम्लीय वर्षा के उत्तरदायी कारक वायु के वेग के साथ हजारों किलोमीटर दूर तक बह जाते हैं। हमने कहा मान लीजिएगा एक स्थान था, एक स्थान के ऊपर फैक्ट्री थी, तो ये केवल ऐसा नहीं है कि इसके आसपास ही करेगा, ये तो हवा के साथ बादल दूर तक भी जा सकते हैं। ये जो तत्व हैं वो दूर तक फैल जाते हैं जिसके कारण अम्लीय वर्षा कई किलोमीटर तक जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। ये कारक जो हैं, जिन गैसों की हमने बात की, ये बहुत दूर तक नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, जहां जाकर के ये अम्लीय वर्षा के रूप में बरस सकते हैं, जिन लोगों का इसके लिए कोई भी योगदान नहीं था। दोस्तों
पेयजल भंडार क्या होंगे, दूषित हो जाएंगे। क्या वो पानी पीने के लायक रहेगा, नहीं रहेगा दोस्तों। झील नदियां वगैरह जो हैं वो काफ़ी खराब हो जाती हैं। मानव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, श्वसन और त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाएंगी, क्योंकि एसिड जब गिरता है तो देखिए त्वचा अच्छी नहीं होगी, खराब ही होगी। आंखों में जलन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि पानी के साथ में उसका भी संपर्क होता है दोस्तों। इसके अलावा गैसों से भी समस्याएं होती हैं। वृक्षों की पत्तियों के स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे दोस्तों। इनसे क्या होगा, एक जो पत्तियां हैं पेड़ पौधों की, लीफ जो हैं, उनके ऊपर मोम की तरह एक परत जम जाती है। और पत्तियों के नीचे देखिएगा जो स्टोमेटा होते हैं, निचले तरफ जो स्टोमेटा होते हैं यानी जो वाल्व होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो इनसे जो इनकी जैविक क्रियाएं जो चल रही थी पेड़ पौधों की, वो क्या हो जाएंगी, मंद पड़ जाती हैं। तो इसलिए अम्लीय वर्षा से इनडायरेक्ट रूप से क्या होगा, वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जबकि वनों का तो कोई उसमें योगदान ही नहीं है, वन तो अच्छे होते हैं, लेकिन वो उस धुएं की मार भी झेल सकते हैं। झीलों और नदियों का जल अम्लीय वर्षा से क्या होगा, प्रदूषित हो जाएगा, जिसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल मनुष्य पर पड़ना है, बल्कि इसमें जो जीव जंतु रहते हैं, जलीय जीव रहते हैं, वहां पर भी पड़ता है। ये हम देख चुके हैं। नॉर्वे और स्वीडन के जो अनेक जिले हैं, अम्लीय वर्षा के प्रभाव के कारण यहाँ के अधिकांश जलीय जीव क्या हो गए दोस्तों, समाप्त हो गए। तो इतना नुकसान इसका हो सकता है, क्योंकि वो जल के अंदर वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अम्लीय जो जल हो गया, प्रकृति हो गई, इसके कारण वहाँ के जीव जंतु समाप्त हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे इकोसिस्टम को भी प्रभावित करने की ताकत रखता है दोस्तों। अब न केवल देखिए जीव जंतुओं की बात करें, हमने कहा पत्थर और संगमरमर की जो इमारतें हैं उसमें भी क्षरण होता है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, जो एसिड है वो कहीं भी गिरे तो फिर वो नुकसान तो पहुंचाता ही है। आगरा का ताजमहल भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा, वो भी इसके कारण धुंधला पड़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं होती है भाई दोस्तों, देखिएगा ताजमहल इसका जीता जागता उदाहरण अपने मान के चलते हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं कि इसके संभावित समाधान क्या हो सकते हैं, क्या उपयोग इसके लिए किए जा सकते हैं। दोस्तों जो प्राकृतिक कारण है हम तो उनमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, धुएं को कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे द्वारा पैदा किया जा रहा है। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से क्या किया जाए, नियंत्रित किया जाए। उद्योगों पर प्रतिबंध लगाया जाए, उसमें ये कोशिश की जाए कि उसमें कम से कम इस तरह की गैसें निकले। स्क्रबर्स का उपयोग किया जा सकता है, फिल्टर का उपयोग किया जा सकता है, कोलाइडल टैंक बनाए जा सकते हैं, ताकि क्या हो सकता है दोस्तों, इनके बनाने से जो है जो उत्सर्जन क्या होगा इन गैसों का कम होगा, जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा रुकेगी। तो एक तो ये करें, दूसरा कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को भी अपनाएं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, तो ये धुआं नहीं छोड़ती है दोस्तों, तो इसलिए और साथ में खर्चा भी नहीं लगता है। तो इनसे क्या होगा, पर्यावरण भी कम प्रदूषित होगा, और ये भी इसका एक संभावित समाधान कह सकते हैं। स्वचालित वाहनों की समय समय पर प्रदूषण की जांच होते रहनी चाहिए। प्रदूषण कार्ड आपके जो भी व्हीकल आप चलाते हैं उसका बनता होगा, वो इसीलिए होता है कि आप पर्यावरण को प्रदूषित न करें दोस्तों। व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग क्या हो, कम से कम किया जाए। सार्वजनिक वाहन जितने होंगे तो उतना ही धुआं क्या होगा दोस्तों, कम होगा। व्यक्तिगत वाहनों के प्रयोग को कम किया जाए दोस्तों। अम्लीयता से प्रभावित जल और मिट्टी की अम्लीयता को समाप्त करने के लिए जल तथा मिट्टी में चूने का प्रयोग किया जाए। अब यहाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अम्लीयता को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, चूने का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। ये क्या होता है दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, मानव नहीं बनाता है। हाँ, पेड़ पौधों के लिए कई बार इसका पॉली हाउस के रूप में निर्माण जरूर किया जाता है, लेकिन यहाँ हम हरित गृह प्रभाव जो पर्यावरण से संबंधित है उसकी बात कर रहे हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बढ़ाने में मदद करती है। मान लीजिएगा कोई पृथ्वी का तल हो गया अपना, यहाँ पर जो तापमान है अभी स्थिर है, लेकिन उसमें कुछ गैसों की मात्रा बढ़ी, और उन गैसों की मात्रा बढ़ने के कारण क्या हुआ दोस्तों, वहां का तापमान बढ़ गया। तो तापमान बढ़ना
प्रभाव किसका हुआ, गैसों के कारण। इसी तापमान बढ़ने के प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, हम जो है हरित गृह प्रभाव के नाम से जानते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा, इन ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और मीथेन है। ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसें मानी जाती हैं दोस्तों। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, पृथ्वी के तापमान में निरंतर जो अपनी वृद्धि हो रही है, वृद्धि की समस्या है, क्योंकि ये क्या करती हैं, सूर्य से आने वाले ताप को पृथ्वी पर रोक तो लेती हैं लेकिन उसे वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती हैं दोस्तों। इसीलिए ये हमारे लिए समस्याएं पैदा करती हैं। जैसे हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिएगा ये इनकी एक लेयर बन जाती है। जब सूर्य का प्रकाश आता है, ये जो गर्मी आती है वो नीचे तो आ गई, लेकिन ये वापस नहीं जा पाती है दोस्तों, और वापस नहीं जा पाने के कारण जो है वो पृथ्वी का तापमान क्या हो गया, पहले से ज्यादा हो जाता है दोस्तों। सामान्यतः हम इसमें जो एक उदाहरण ले सकते हैं CO2 का। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है दोस्तों, पृथ्वी की किरणों को जो है वो सूर्य की जो किरणें हैं उसे पृथ्वी तक पहुंचने तो देती है, लेकिन पृथ्वी से जो ऊष्मा है उसको बाहर भी निकलने देती है। CO2 की सामान्य प्रकृति क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है कि इसमें से सूर्य की किरणें आ सकती हैं, सूर्य की किरणें वापस जा सकती हैं। अभी लिमिटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, अधिक मात्रा में हो जाएगी, तो ये अपना एक मोटा आवरण बना लेती है दोस्तों। और ये मोटा आवरण क्या काम करेगा, ये पृथ्वी से वापस लौटने वाली ऊष्मा को रोकने लगती है, और इसलिए यह जहां पर है वहां पर जो तापमान है वो सामान्य जितना होना चाहिए था उससे क्या हो गया, बढ़ गया दोस्तों। तो यहाँ इस बात को समझ लीजिएगा, हरित गृह प्रभाव क्या करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, और ये टेम्परेचर बढ़ा किसके कारण, ग्रीन हाउस गैसों के कारण। अब ये ग्रीन हाउस गैसें किस तरह से काम करती हैं, जैसे अभी हमने CO2 को देखा था, जैसे मान लीजिएगा हमारी पृथ्वी है, उसके ऊपर CO2 गैस है। तो CO2 गैस की सामान्य प्रकृति तो ये है कि सूर्य की किरणें आ सकती हैं और यहाँ से जो ऊष्मा निकलती है वो वापस भी निकल जाती है, सामान्य कंडीशन में रही तो। लेकिन अगर CO2 की मात्रा ज्यादा होगी, ज्यादा बढ़ेगी, तो ये अपनी एक लेयर बना लेगी, मोटा आवरण बना लेगी, जिसमें से सूर्य की किरणें आई, लेकिन ये जो ऊष्मा है उसको वापस निकलने में दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ का तापमान बढ़ जाएगा दोस्तों। तो इनडायरेक्टली हम ऐसा कह सकते हैं कि इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, यहाँ का जो सामान्य तापमान है वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, और इसी प्रभाव को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि होने की समस्या है, क्योंकि सूर्य से आने वाले ताप को पृथ्वी पर रोक तो लिया जाता है, पर उसे वायुमंडल से बाहर नहीं निकाला जा सकता है दोस्तों। यही था हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम देखें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या है, ये होता क्यों है। नंबर 1, औद्योगिकीकरण के कारण होता है। उद्योगों में कोयले, पेट्रोलियम के कारण जो है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। वनों का विनाश हो गया, क्योंकि दोस्तों ये क्या करने वाली थी, ये कार्बन डाइऑक्साइड और इनका क्या थी, ऑब्जर्व करने का काम करती है, ये कम होते रहते थे दोस्तों देखिएगा, वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोई खराब गैस नहीं है, उपयोगी है दोस्तों, क्योंकि ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। लेकिन वनों का निरंतर क्या होता रहे, विनाश होता रहे, तो वनों की कटाई के कारण क्या होगा, CO2 की मात्रा इनडायरेक्ट रूप से क्या हो गई, बढ़ गई दोस्तों। अब देखिए वन क्या कर रहे थे, CO2 को खा रहे थे और ऑक्सीजन को छोड़ रहे थे, यानी CO2 का जो एक बैलेंस जो बना हुआ था वो सही था। लेकिन वन कम हो गए तो इसकी मात्रा वातावरण में क्या हो गई, बढ़ गई, और निरंतर बढ़ ही रही है दोस्तों। तो ये भी एक कारण है। इसके अलावा जीवाश्मीय जो हमारे ईंधन है, जैसे कि लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ये जलाए जाते हैं। तो इनके जलाने से देखिएगा ये जो जीवाश्मीय ईंधन है, इससे 80% तक तो दोस्तों क्या होती है, CO2 कार्बन जो है वो वातावरण में मुक्त होती है। और इसी की मात्रा बढ़ने के कारण देखिएगा वनों का, और ये बढ़ने का जो मुख्य कारण है, CO2 बढ़ने का मुख्य कारण हम पिछला ही लेंगे कि वनों के विनाश के कारण ये जो है वो गैसें बढ़ रही हैं दोस्तों। क्योंकि जीवाश्मों का दहन करने से अगर देखिए ये गैस निकलती और वन भी ज्यादा होते तो वो कोई समस्या नहीं देता, लेकिन वनों का विनाश भी क्या है, हो रहा है। साथ ही साथ ये भी ईंधन जो है जलाए जा रहे हैं, जिससे इसकी मात्रा और बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही साथ देखिएगा जैसे रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन है, इनमें देखिएगा जो गैसें काम में ली जाती हैं उसमें से मुख्य आती है CFC। तो CFC गैस होती है जो हरित
ग्रह के प्रभाव की मात्रा को क्या कर देती है, बढ़ा देती है दोस्तों। तो ये कुछ एक कारण थे जिनसे जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न होता है। अब देखिएगा दोस्तों इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो होगा वार्मिंग, समस्त विश्व के औसत तापमान में वृद्धि अनुभव की जा रही है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। सूर्य की तीव्र रोशनी और ऑक्सीजन की कमी का प्रतिकूल प्रभाव वृक्षों की वृद्धि पर भी पड़ता है। इससे क्या होगा दोस्तों, एक तो तापमान, विश्व का जो तापमान है उसमें वृद्धि हो गई, और ऐसा माना जा रहा है कि यदि ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव को कम नहीं किया गया तो सूरज की जो तीव्र रोशनी है वो और ऑक्सीजन जो है उसकी कमी हो जाएगी, और उसकी कमी से वृक्षों के बने रहने की संभावनाएं भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसको दोबारा से समझ लीजिएगा, हमने क्या कहा, अगर मान लीजिएगा टेम्परेचर बढ़ेगा और ग्रीन हाउस गैसों को अगर हमने कम नहीं किया तो सूर्य की जो तीव्र रोशनी है वो जो हमने कहा लेयर बन रही थी उसका प्रभाव बनेगा, यानी लेयर से तीव्र रोशनी और ऑक्सीजन, तीव्र रोशनी आ नहीं पाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो इससे वृक्ष भी कम होंगे और ये चीज और बढ़ती चली जाएगी दोस्तों आगे से आगे। ग्रीन हाउस प्रभाव के प्रभावी होने पर कुछ क्षेत्रों में बाढ़ें भी आएगी, यानी कहीं स्थानों पर अतिवृष्टि भी होगी, बाढ़ भी आ जाएगी, क्योंकि वर्षा का जो चक्रण है वो देखिए बदल जाएगा, वर्षा इससे ज्यादा होगी, और कहीं तो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, और कुछ देशों में क्या होगा, जो इसका उल्टा भी होगा, मरुस्थलीकरण भी होगा। तो ये वर्षा के अंदर वृद्धि और कमी दोनों ही हम यहाँ पर ले सकते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के औसत तापमान में 0.5 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाने पर विश्व के विशाल हिमनद और हिम टोपियां जो हैं वो तेजी से पिघलेगी। अब देखिएगा, ये मान के चलिएगा, हम जिस ग्रह पे रह रहे हैं हम सारे लोग एक संतुलन पर हैं। उस संतुलन से पहले जैसे हमने कहा ना कि वायुमंडल में जो अपनी गैसें हैं उसका एक पॉइंट तक निर्धारित है, उनसे ऊपर नीचे होता है तो हमें दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अपने ठहरे हुए हैं दोस्तों। इससे पहले वो कॉम्बिनेशन नहीं था तो पृथ्वी पर जीवन नहीं था। अब ये कॉम्बिनेशन है तो जीवन बना हुआ है। जिन ग्रहों पर ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है वहां जीवन भी तो नहीं है, लेकिन हम कहें कि ये जब कॉम्बिनेशन बिगड़ेगा तो ये जीवन भी क्या होगा दोस्तों, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम इसी एक कॉम्बिनेशन के ऊपर बैठे हैं, इसी समानुपात के ऊपर बैठे हैं, इसी जो अपना जो व्यवस्था बनी हुई है गैसों की, जो एक निश्चित अनुपात है उसके ऊपर है दोस्तों। वो बिगड़ेगा तो देखिएगा क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, और इससे क्या होगा, जो हिमनद है उत्तरी ध्रुव पर जो भी हमारी जो है बर्फ जमी हुई है, हिम की टोपियां हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो सारे पिघलने लग जाएंगे, और धीरे धीरे समुद्र जो क्या होगा उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, धरती डूब जाएगी दोस्तों, सैकड़ों द्वीप जलमग्न हो जाएंगे दोस्तों। ऐसी संभावनाएं भी इसकी हो सकती है ग्लोबल वार्मिंग की। इसके अलावा दोस्तों देखिएगा, विश्व के महत्वपूर्ण घास क्षेत्र हैं, वन क्षेत्रों की सीमाओं में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अफ्रीका के रेगिस्तानी भागों में अकाल भी पड़ सकता है। जो घास क्षेत्र हैं, वन, तो देखिएगा हमने कहा इनडायरेक्ट रूप से पेड़ पौधों पर भी इसका फर्क आएगा दोस्तों। और यहाँ आगे देखिएगा, कीट जनित बीमारियां, विशेषतः मलेरिया रोग में वृद्धि होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा दोस्तों देखिएगा, वैश्विक तापमान में वृद्धि होने से 80% जैव विविधता जो है वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, वो भी खत्म हो जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं जैव विविधता के लिए भी ये क्या है दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी ये काफी ज्यादा घातक है दोस्तों। मौसम चक्र भी प्रभावित होगा। अभी हम देख भी तो रहे हैं ना, मौसम चक्र हमारा बदल रहा है। जिस समय वर्षा होनी चाहिए थी उस समय नहीं होती है, जिस समय सर्दी होनी चाहिए थी उस समय सर्दी नहीं होती, गर्मी के समय गर्मी नहीं आती। ये प्रभावित होगा तो दोस्तों हमारे सामने खाद्यान्न संकट भी आएगा। तो काफी समस्याएं इसके कारण हो सकती हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी अपने जिम्मेदार उसको ठहरा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे हम कहें ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसे कम कैसे कर सकते हैं, क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो उद्योगों में कोयले और पेट्रोलियम का बढ़ता उपयोग है, इसे हमें कम करना होगा। वनों का विनाश किए जाने से ही सारी समस्याएं हो रही है, तो वनों को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना होगा दोस्तों। लकड़ी, कोयला और जीवाश्म ईंधन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, तो इसे हमें क्या होगा, कम करना पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन का उपयोग करने से वायुमंडल में CFC की मात्रा बढ़ती है, इसे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को हम कम करेंगे, इन चीज़ों का उपयोग कम करेंगे तो इसे भी कम किया जा सकता है दोस्तों। अब इसके बाद में एक और चीज़ अपने देख लेते हैं, लास्ट जो है हमारी ओजोन परत में क्षरण। ओजोन परत देखिएगा हमारी कहाँ है, कैसे होती है। तो दोस्तों 30 से 80 किलोमीटर तक का समुद्र तल से 30 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई में वायुमंडल में ओजोन मंडल कहते हैं।
हमने क्या कहा, समुद्र तल से 30 से लेकर के 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडलीय भाग जो है उसे अपने ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं और इसी मंडल में पाई जाती है ओजोन गैस। अब ओजोन गैस क्या करती है, हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती, इन्हें ऊपर ही रोक लेती है। अगर ये नहीं होगी तो ये पराबैंगनी किरणें धरती तक पहुंच जाएंगी, जो हमारे लिए घातक होगी दोस्तों। ओजोन परत में ओजोन गैस की सांद्रता में कमी के कारण विशालकाय क्षेत्र में ओजोन रहित छोटे छोटे क्षेत्र को ओजोन छिद्र कहा जाता है। अब यहाँ आप इस चीज को समझ लीजिएगा दोस्तों कि ओजोन छिद्र हम किसे कह रहे हैं दोस्तों, जो हमारी ओजोन परत है वहां पर जो ओजोन गैस की सांद्रता है उसके अंदर क्या हो गई, कमी हो गई, जिसके कारण विशालकाय क्षेत्र में छोटे छोटे जो क्षेत्र बन गए हैं जहां पर ये कम हो गई है उन्हें ही हम ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है उसको याद रखिएगा, ओजोन कण या ओजोन परत जो है कहाँ होती है, सामान्यतः हम इसे याद रखेंगे समताप मंडल से। ये समताप मंडल में होती है दोस्तों, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थित होती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ आपको ये याद रखना है कि ओजोन गैस है जो कहाँ से कहाँ तक है, 15 से 35 किलोमीटर तक जो है इसकी मात्रा ज़्यादा होती है दोस्तों, और इसमें कहीं कहीं स्थान पर क्या हो गई है, कमी हो गई है, जिन्हें हम ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सबसे पहला जो जानकारी हमें कब मिला था, तो वो मिला था 1960 के अंदर हमें सबसे पहले इसका पता चलता है। और इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर जो है ओजोन परत में छेद हो गया था, इसी का पता लगाया गया था, और ओजोन गैस क्या है धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। अंटार्कटिका जो है उसके ऊपर वायुमंडल में जो गैस थी, ओजोन परत थी, उसमें 20 से 30% जो है वो कम हो चुकी है दोस्तों, ओजोन गैस कम हो गई है। न केवल अंटार्कटिका पर बल्कि इसके अलावा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, इन देशों में भी ओजोन परत में होने वाले छेदों को देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये केवल अंटार्कटिका की बात नहीं है, सभी जगह हम इसे देख सकते हैं, विभिन्न देशों में ये फैल भी रहा है। तो ओजोन परत में क्षरण का तात्पर्य हम क्या समझे, ओजोन परत के अंदर ओजोन गैस की जो मात्रा है वो कम होना, अपनी इसको साधारण भाषा में कह सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ें तो दोस्तों पिछले कुछ दशकों में हुए गए शोधों में ये पाया गया है कि ओजोन परत में ओजोन गैस की कुल मात्रा में प्रति दशक 4% की कमी आ रही है। कितनी कम हो रही है दोस्तों, प्रति वर्ष 4% कमी, प्रति दशक 4% कम हो रही है। और इसमें अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों के ऊपर छेद हो गए हैं दोस्तों। बढ़ते समय के साथ साथ वर्तमान में उत्तरी ध्रुव पर भी वसंत ऋतु में इस प्रकार के छिद्र ओजोन परत में देखे जा सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं इस बात को आप समझ गए होंगे। सबसे पहले कब इसका पता चला था, 1960 में। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उनको एक बार फिर से समझ लीजिएगा। ओजोन परत में क्षरण का तात्पर्य क्या है, ओजोन छिद्र से है, यानी ओजोन परत की जो गैस है उसमें कमी आ जाना, कुछ स्थानों पर कमी आती है, इसलिए हम वो छेद की तरह दिखाई देते हैं। ओजोन परत कहां से कहां तक है, तो 15 से 35 तक, ये आंकड़ा आपको ज्यादा रखना है क्योंकि परीक्षा में आपसे यही पूछा जाता है दोस्तों। तो ये छेद कहां कहां देखे गए हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप पर, ऑस्ट्रेलिया में, इसके अलावा न्यूजीलैंड में और उत्तरी ध्रुव पर भी हम कह सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा भी हैं लेकिन ये हमारे लिए सबसे जानने ज्यादा जरूरी थे दोस्तों। और ओजोन परत का कार्य क्या है, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिसके कारण हमें नुकसान हो सकता है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है, हमने अभी बात की थी। इसमें ओजोन गैस मिलती है। ओजोन परत सूर्य के प्रकाश की उच्च ऊर्जा वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, क्योंकि ये क्या करती हैं, इनको जो है सोख लेती है। सोखने के कारण ये गैसें कम हो गई दोस्तों, ये जो पराबैंगनी किरणें हैं ये कम हो जाती हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ जो प्रश्न बनता है पृथ्वी का सुरक्षा कवच हम किसे कहेंगे, तो ओजोन लेयर को कह सकते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं ओजोन परत में क्षरण के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कौन से मुख्य कारण हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा, पिछले 50 वर्षों में मानव ने प्रकृति के उत्कृष्ट संतुलन को भी हमने बात भी की थी दोस्तों। हमारे सारी गैसों का एक संतुलन है, उसको क्या किया है, वायुमंडल में हानिकारक गैसें तथा रसायन उत्सर्जित कर अस्त व्यस्त
कर दिया है, यानी जो गैसों का संतुलन था उसको मानव ने बिगाड़ दिया है दोस्तों, हानिकारक गैसों का उत्सर्जन ज्यादा करके, जिससे जीवन रक्षक ओजोन परत को सतत रूप से क्षरित किया जा रहा है, वो कम होती जा रही है। ओजोन परत में ओजोन गैस की अल्पता और विनाश के लिए प्रमुख रूप से हेलोजेनिक गैसें उत्तरदायी हैं। ये एक ग्रुप है, इसमें कौन सी गैसें होती हैं? CFC हो गई, क्लोरीन हो गई, ब्रोमीन हो गई, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये होती है दोस्तों। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कौन कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं दोस्तों। ओजोन परत में क्लोरीन के एक परमाणु के विसरण से 1 लाख ओजोन अणु जो है वो समाप्त हो जाते हैं, तो क्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा घातक कहते हैं, ये इनडायरेक्ट रूप से है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ हमने क्या कहा, क्लोरीन के कारण ओजोन अणु क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं दोस्तों। क्लोरीन के परमाणु क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विघटन से निर्मित होते हैं। CFC डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचाती है दोस्तों, तो क्योंकि CFC के कारण क्या होता है, क्लोरीन के कारण क्या होते हैं दोस्तों, जो अपनी CFC है, CFC के विघटन से क्लोरीन आती है, और क्लोरीन क्या करती है दोस्तों, एक जो कण है ओजोन परत में, क्लोरीन का एक परमाणु जो है वो 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट करने की ताकत रखता है, तो इतनी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए CFC को हम ज्यादा जिम्मेदार ठहराते हैं दोस्तों। ये कहाँ से आती हैं? तो रेफ्रिजरेटर भी है अपना, इसके अलावा देखिएगा जो आप डीओ वगैरह यूज करते हो वो भी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर इसका यूज किया जा रहा है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम इसे बचा कैसे सकते हैं, इसको बचाने का उपाय क्या है? तो दोस्तों बचाने के लिए दोस्तों क्या किया गया है, 2 मार्च 1990 को लंदन में ओजोन परत सुरक्षा नामक एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया है, जिसके अनुसार CFC और हेलोन के उत्पादन और अन्य ओजोन रिक्तीकरण जो रसायन है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ट्राइक्लोरोइथेन है, इनके उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। तो यहाँ आपको याद रखना है दोस्तों ये कि जो अपना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसके तहत इन CFC ये जो यानी कि ओजोन परत के लिए जिम्मेदार थी, इनके उत्पादन पर रोक लगाई गई है। फ्रेओन जो है वो सबसे अधिक घातक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, गद्देदार सीट या सोफों में काम आने वाली फोम और एरोसोल स्प्रे में होता है। इनको भी क्या किया गया है दोस्तों, प्रतिबंधित किया गया है। अमेरिका द्वारा चलाए जाने वाले कॉन्कॉर्ड वायुयान से ओजोन परत के विघटन की आशंका के चलते इसे भी प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि इस वायुयान की गति और ध्वनि अत्यंत तीव्र थी दोस्तों। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, सुरक्षा दिवस? तो 16 सितंबर ये डेट आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके अंतर्गत जनता को जागरूक करने के लिए सेमिनार है, कार्यगोष्ठियां हैं, ये सब होती हैं और उनसे लोगों को जागरूक किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के विषय में, जो भी सम्मेलन यहाँ पर किए गए हैं पर्यावरण संबंधी समस्त सुधार के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन की। 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम नगर में ये एक सम्मेलन हुआ, विश्व में पर्यावरणीय संकट को दूर करने के लिए हुआ था, और इसमें एक 25 सूत्रीय घोषणा पत्र तैयार किया गया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में सबसे ज्यादा यही आता है, क्योंकि इस सम्मेलन के बाद ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था। अब आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो कब हुआ था, 5 जून 1972 को था, और इसमें 25 सूत्रीय घोषणा पत्र जो है वो तैयार किया गया था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों विश्व जलवायु सम्मेलन होता है 1979 के अंदर। ये विश्व का पहला जलवायु सम्मेलन था, स्विट्जरलैंड के जिनेवा नगर में हुआ। ये कहाँ आयोजन हुआ, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। डेट याद रहे तो ठीक है, ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। वियना सम्मेलन 1985 का है, ऑस्ट्रेलिया के वियना नगर में हुआ। ओजोन परत के संरक्षण के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ, तो वियना सम्मेलन अपने कह सकते हैं, जो ऑस्ट्रिया के वियना नगर में हुआ था दोस्तों। मॉन्ट्रियल की अभी हमने बात भी की थी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत देखिए 1987 में विश्व के 33 देशों ने एक समझौते पर कनाडा के मॉन्ट्रियल नगर में हस्ताक्षर किए थे दोस्तों, और इन्होंने कहा ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए CFC सहित अन्य ओजोन हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती पर सहमति बनी थी दोस्तों। कुछ प्रतिबंध भी इसमें लगाए गए थे।
फिर आता है टोरंटो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। टोरंटो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कब होती है? जून 1988 में। टोरंटो कहाँ है? कनाडा का एक शहर है, नगर है। हरित ग्रह के प्रभाव को, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए था, कम करने के लिए विश्व के विकासशील राष्ट्रों से, क्योंकि यहीं पर जिसका देखिए विकास हो चुका है वहां इनकी आवश्यकता थोड़ी कम हो गई, लेकिन विकासशील जैसे भारत जैसे जो देश हैं स्वेच्छा से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन में 2005 तक 20% की कटौती करेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो किसके लिए विशेषतः ये कहा गया कि विकासशील जो राष्ट्र हैं उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है ऐसा, लेकिन उन्होंने कहा स्वेच्छा से वो क्या करेंगे 2005 तक 20% की कटौती इसमें करेंगे ताकि सुधार हो सके दोस्तों। इसके बाद में आता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रियो डी जनेरियो में हुआ था। ये प्रश्न बहुत बहुत बार पूछा जाता है। कब हुआ था? 1992 में। ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। प्रथम शिखर सम्मेलन था इसलिए पूछा जाता है। विश्व के 178 देशों ने भाग लिया, ये भी पूछा जा सकता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको कह सकता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर कौन कौन से मुद्दों पर सहमति बनी थी? भूमंडलीय ताप को रोकने पर सहमति बनी थी, वन संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करना है, इस पर सहमति बनी, जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रभावी उपायों का क्रियान्वयन करना है, इस पर सहमति बनी, पारिस्थितिकी तंत्रों की अखंडता और गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा और संरक्षण के लिए विभिन्न देशों के द्वारा परस्पर सहयोग प्रदान करने पर भी जो है सहमति बनी थी दोस्तों। उक्त कार्यों हेतु वैश्विक पर्यावरण सुविधा कोष और विश्व पर्यावरण कोष की भी स्थापना की गई। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण कोष और पर्यावरण सुविधा कोष की स्थापना किस सम्मेलन के तहत हुई? आप समझ सकते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के तहत हुई थी। और ये ऊपर वाले जो कार्य हैं जिन पे सहमति बनी थी इनको करने के लिए ये की गई थी दोस्तों। इसके बाद में क्योटो सम्मेलन की बात करते हैं दोस्तों। ये भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1997 में हुआ जापान के क्योटो में। और इसमें देखिए विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन भी किया गया जिसे क्योटो प्रोटोकॉल या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो जब हमने ग्रीन हाउस प्रभाव पढ़ा है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसमें क्या हुआ? भारत सहित विश्व के 159 देशों ने सहभागिता कर पृथ्वी को ग्रीन हाउस इफेक्ट से बनाने का संकल्प लिया और एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसके अंतर्गत ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड नामक गैसों के उत्सर्जन पर 2008 से लेकर 12 तक की अवधि में देखिए क्या कहा गया। 1990 का जो स्तर था ना, जो लेवल था, उसके लिए देखिए क्या कहा गया, प्रति वर्ष औसतन 5% की कटौती का प्रावधान किया गया। यानी इसके लेवल पे बात की गई थी दोस्तों। 1990 का जो उत्सर्जन लेवल था तक की अवधि में उत्सर्जन लेवल जो था उसके लिए जो है प्रति वर्ष 5% की कटौती का प्रावधान किया गया, जबकि यूरोपीय संघ के जो देश थे, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान में यह कटौती ज़्यादा थी, 8, 7 और 6% रखी गई थी दोस्तों। यहाँ पर ज़्यादा रखी गई क्योंकि ये विकासशील देश हैं तो इनके लिए थोड़ा सी ये सुविधा दी गई थी कि आपको उस जो उत्सर्जन स्तर है उसका 5% जो है आपको कम करना होगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम देखते हैं विश्व पृथ्वी सम्मेलन। ये न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर विश्व के 170 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने 215 में हुआ पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता यहाँ हुआ था। इस पर 22 अप्रैल 2016 को पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये एक ऐतिहासिक समझौता माना जाता है। 2030 के एजेंडे के साथ मिलकर सतत विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा 12 दिसंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ और जलवायु परिवर्तन तथा कृषि के सतत विकास विषयों पर विश्व परिवर्तन समझौता भी हुआ था दोस्तों। तो ये मेरे ख्याल से कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पहले वाला था उसको हम याद रख सकते हैं, बाकी आगे से आगे ये चलते भी रहते हैं। यहाँ प्रमुख दिवस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को आता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को आता है। 20 मार्च को यूनाइटेड नेशन में मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को आता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। हरित उपभोक्ता दिवस 28 दिसंबर को। भोपाल गैस त्रासदी दिवस 2 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस है 5 दिसंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को। दोस्तों ये आपकी किताब में है इसलिए मैंने आपको करवाने की चेष्टा की है, इसे अन्यथा मत लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी दोस्तों, क्योंकि आप ही की भूगोल की पुस्तकों में एनसीईआरटी आरबीएससी दोनों में दे रखा है, तो हमें इसे पढ़ना ही पड़ेगा, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते दोस्तों। अन्यथा तो अपना सिलेबस तो पिछली वीडियो में ही समाप्त हो चुका था, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही हों। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण
पर्यावरण संस्थाएं कौन सी हैं? UNEP जिसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय नैरोबी में है। ये मुख्यालय पूछे जा सकते हैं। IUCN इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ट्रैफिक जिसको हम कहते हैं, यह पादप और जंतुओं के अवैध व्यापार पर नियंत्रण का कार्य करता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये स्विट्जरलैंड के देखिए ग्लाइंड में इसका मुख्यालय है और प्रतीक चिन्ह है इसका लाल पांडा। ये लाल पांडा बहुत बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। ये संस्थाएं भी खाली जितना यहाँ दिया है उतना ही करना है, उससे ज़्यादा गहराई में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये विश्व पर्यावरण सम्मेलन है, एक टेबल के रूप में आपके सामने है, इसको भी थोड़ा सा एक नज़र में देख लीजिएगा। जो आपको PDF मिलेगी उसी से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपने ज़्यादा समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें अपने पहले से कर चुके हैं दोस्तों। तो ये आपको खुद को ही पढ़ना है, ये आप ही का होमवर्क है। कल आपको PDF मिल ही जाएगी, रोजाना नियमित रूप से आपको PDF सारी की सारी जो है वो मिल ही रही है दोस्तों। सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारे देखने पड़ेंगे। मैं कैसे कह दूँ कौन सा कम है, क्योंकि ये भी आपकी जो बुक्स है उनमें दिया हुआ है दोस्तों। इसके बाद में ये संस्थाएं हैं, इनकी चर्चा अपनी कर चुके हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो हमारा चैप्टर था ये कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। लास्ट में जो टेबल दिए उसको दोहरा लेना, उम्मीद करता हूँ उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इसकी PDF आपको रेगुलर मिल ही रही है, जहाँ पर हमेशा से मिलती है हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा, उपयोगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।